जिससे देश की जनता का, नौजवानों का, छात्रों का विश्वास हमारे एग्जामिनेशन के सिस्टम पर से उठता जा रहा है। जो लोग ये सत्संग करवा रहे हैं उनके लिए क्या नॉर्म्स आपने, क्या कानून आपने बनाए हुए हैं, वो कुछ सामने नहीं आ रहा है। कि जब देश की जनता इस नफरत को नहीं पसंद कर रही और वोट के अधिकार से अपनी बात कह रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो पोजीशन में है उनको ये बात कहनी चाहिए, और जो सरकारें चला रही हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि नफरत की राजनीति लंबी नहीं चलेगी। इससे देश की जनता का, नौजवानों का, छात्रों का विश्वास हमारे एग्जामिनेशन के सिस्टम पर से उठता जा रहा है और सरकार बहस करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में जब इसके लिए आवाज उठाई जाती है कि इस पर बात कीजिए, तो बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये उसकी जांच की जा रही है। हम समझते हैं कि जांच सामने आएगी और इस जांच के नतीजे में जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनको सजाएं मिलनी चाहिए और सिस्टम में ऐसे परिवर्तन लाने चाहिए ताकि ऐसी गलतियां फिर न दोहराई जा सके। सरकार की तरफ से इतने बड़े घोटाले को, इतने बड़े अपराध को बहुत लाइटली लेना, हल्के में लेना, ये बहुत गंभीर बात है और ये अफसोस की बात है कि जिससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ हो, छात्रों का, उसको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, उसको सरकार पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करना चाह रही है। तो हम समझते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और देश, हम ये भी कहते आए हैं, पहले भी कहा हमने कि ये जो पूरे देश का आपने एक एग्जामिनेशन जो कराने का जो सिस्टम चलाया है, एक देश, एक एग्जाम, एक व्यक्ति, ये जो मानसिकता आगे बढ़ रही है हुई, जिसमें आम लोगों की जाने गई, ट्रेन के हादसे हुए और अभी हाल में हाथरस में जो सत्संग के मौके पर जिस तरह भगदड़ मची और स्टैम्पेड हुआ, 120 से ज़्यादा लोग मारे गए। और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि सरकार, और हमारे खुद दिल्ली में टर्मिनल 1 पर जो जिस तरह का हादसा हुआ, और उसमें ये बहुत गंभीर घटनाएं हैं। इस पर स्पेशली हमारे साथी शफी मदनी साहब और विस्तार में आपको बताएंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। तो मैं इसी के साथ माइक हमारे साथी शफी मदनी साहब को हैंड ओवर कर। जैसे हमारे देश के लिए नागरिक सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले दिनों में जिस तरह की इंसिडेंट्स, घटनाएं हुई हैं, जैसे कांचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ और इसमें तकरीबन 15 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई और 60 से ज़्यादा पैसेंजर इंजर्ड हुए। इससे पहले बालासोर में भी रेलवे दुर्घटना हुई थी और 260 से ज़्यादा लोगों ने अपने जानें गंवाई थी। इसके बाद भी हमारी जो सिस्टम है या हमारी जो मशीनरी है वो इस तरफ जैसा ध्यान देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है, गवर्नमेंट की है। इसके बाद ऐसे वाक़यात पिछले दिनों में बहुत सारे होते रहे हैं। गुजरात के राजकोट में जो गेम जोन में आग लगी और 27 से ज़्यादा बच्चे बड़े इसमें मारे गए। कहा जाता है कि वहाँ जो शिद्दत पहुँची थी वो 800 सेंटीग्रेड तक गर्मी पहुँच गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। और इसमें जो इसको मंजूरी दी गई थी, इसमें कोई लीगलिटी नहीं थी, कानून के खिलाफ सारी मंजूरियां दी गई। और इस पर इस गेम जोन के जो मालिकान थे जिन्होंने ये सब काम किया था,
या जो वो ऑफिसर्स थे जिन्होंने गलत तरीके से उसकी परमिशंस और मंजूरियां दी थी, उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाइयां नहीं हुई हैं कि जिससे इसको रोका जा सके। कुछ सस्पेंड कुछ लोगों को कर दिया गया। और इसके बाद ये हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टर्मिनल 1 पर इतने बड़े अखराजात किए, पूरे यानी प्राइवेटाइजेशन हमारे एयरपोर्ट्स के कर दिए गए। और इसके बाद इस तरह के वाक़यात जो हैं तो ये 3 जगहों पर हो गए। दिल्ली में भी वाक़या हुआ, गुजरात में भी वाक़या हुआ, और एक और जगह ये टर्मिनस पर वाक़यात 2-3 दिन में ही हो गए। और फिर आखिर में जो एक बड़ा स्टैंडपेड का वाक़या हुआ है हाथरस में, 121-22 जानें वहाँ पर गई हैं, बड़ी भगदड़ मची। और इसमें जिस तरह का वाक़या पेश आया है ये बहुत गंभीर है। इंसानी जान बहुत कीमती है, और इस तरह के वाक़यात जब पेश आते हैं, सत्संग का वाक़या हो रहा है, आप कैसे परमिशन दे रहे हैं, वहाँ इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या सिस्टम बनाई है, जो लोग ये सत्संग करवा रहे हैं उनके लिए क्या नॉर्म्स आपने, क्या कानून आपने बनाए हुए हैं, वो कुछ सामने नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें भी ऐसा लगता है कि बायस्ड कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो इसके हकीकत में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारे लिए बहुत दुग्ध है। और ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये बहुत चिंताजनक है। हमारी सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह के वाक़यात जो हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि नागरिक सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट को, सरकार को कबूल करते हुए आइंदा के लिए एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए कि इस तरह के बड़े वाक़यात पेश न हो। कड़ी लगाने का अधिकार देता है। अभी तक किसी भी केस में 15 दिनों तक पुलिस अपनी कस्टडी में लोगों को रख सकती थी, यानी कि किसी पर आरोप लगता है तो 15 दिनों के तक वो रखती थी और उसके बाद वकील बेल अप्लाई करते थे। अब इसको 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, यानी कि जैसे ही कोई आरोपी निर्दोष है या आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए उस पे और उसकी जमानत की याचिका कोर्ट पे डाली जाएगी तो पुलिस उससे कह देगी कि अभी पुलिस जो प्रोसीजर्स था इन्वेस्टिगेशन का उसमें पुलिस रिमांड अभी पूरी नहीं हुई और दोबारा से वो पुलिस रिमांड ले लेगी। तो बेल को लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना दिया गया है, जबकि ये कानून का जो बेसिक मोटिव है वो ये कहता है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। इसको पूरा रिवर्स कर दिया गया। उसके बाद डिटेंशन, हम सबको मालूम है कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है और उसके सामने हाजिर करना होता है, फिर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी तय करता है। लेकिन इस पूरे कानून में इतना क्योस है, इतना कंफ्यूजन है कि इसमें पुलिस डिटेंशन का कोई भी टाइम ग्राउंड नहीं लिखा गया, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उसमें कोई क्लैरिटी इस पूरे मामले में नहीं है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कोर्ट ने बहुत बार ये बात कही है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से छेड़खानी होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को जो है वो सबूत नहीं मानते हैं। लेकिन इस नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सबूत माना गया है, जिससे और उसके साथ साथ पुलिस को बगैर किसी वारंट के आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई भी हो, यानी कि आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका टैब है, उसको पुलिस बगैर किसी वारंट के ले सकती है। तो जिसके नतीजे में यह है कि कल को आपने अगर कोई व्हाट्सएप भी फॉरवर्ड किया है तो आपका मोबाइल पुलिस अगर लेती है और उस पर यह बताती है कि इस पे कोई चीज हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो आपको वो केस बन जाएगा और आपको निर्दोष होने तक अपने आप को साबित करना होगा, जिसमें जमानत के प्रावधान को बहुत मुश्किल कर दिया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा, उसके बाद जो आखिरी जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे केस में, टेररिज्म, आतंकवाद की जो परिभाषा है उसको बहुत वेग कर दिया गया है।
या और उसके साथ साथ किसी भी पहले क्या था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी उसको पूरे देश में आतंकवाद के मामलों पर जांच करने का अधिकार था। उसके अलावा स्टेट्स ने अपने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या स्पेशल सेल्स बनाए हुए थे जो कोर्ट निर्धारित करता था। लेकिन अब इसमें दो चीजें करी गई हैं। आतंकवाद की परिभाषा को बहुत ही लाइट कर दिया गया है, यानी कि किसी भी केस को, यानी आपने अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी छोटी सी डाल दी तो वो उसको आतंकवाद की परिभाषा के तौर पर ले लिया जाएगा। और लोकल पुलिस को आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मामलों की जांच का अधिकार दे दिया गया है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये पुलिस को इतनी पावर दे देता है जिस तरह से, जबकि हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि क्रिमिनल लॉस का काम सिर्फ दोषी को सजा दिलाना नहीं है, बल्कि जो आदमी पकड़ा गया है, आरोपी है, उसके मानव अधिकारों का और उसके अधिकारों की सुरक्षा भी करनी है। और ये बार बार कहा जाता रहा है, जिसपे हमारा पूरा कानून का सिस्टम काम करता है कि किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारे कुछ दोषी छूट जाए। लेकिन इस पूरे सेटअप में दो चीजें बदली गई हैं। पहले कानून ये कहता था कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आप निर्दोष हैं जब तक कि आपके ऊपर सजा नहीं हो रही है। लेकिन इस पूरे कानून ने यह बात कह दी है कि आप दोषी हैं जब तक कि आप निर्दोष अदालत से साबित नहीं होते। ये एक बड़ा चेंज। दूसरा कि चाहे 10 निर्दोष को सजा हो जाए लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। तो ये पूरा जो कानून है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। किसी भी जांच जो पुलिस है या एजेंसीज हैं उनके अधिकार क्लियर नहीं करे गए। टेररिज्म को इतना वेग कर दिया गया है जिससे पूरा ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में पुलिस को इतना पावर मिल गया है और इससे इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। हम लोग एपीसीआर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही छुट्टियां, वेकेशन बेंच हटेगी और छुट्टियां खत्म होंगी अगले 4 दिनों में, इस काले कानून के खिलाफ, इन तीनों बिल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं इस कानून के, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो प्रोफेसर साहब ने कही कि 4 जून को जब देश में नए सरकार के रिजल्ट आए उसके बाद से लगातार ये लग रहा है कि माइनॉरिटीज को और स्पेशली माइनॉरिटीज मुसलमानों को पनिश किया जा रहा है कि वो उन्होंने क्यों सरकार के खिलाफ वोट कर दिया या बीजेपी के खिलाफ वोट कर दिया। एक पूरा नैरेटिव इस तरह से बिल्डअप हो गया है और इसमें कोई स्टेट कहीं पीछे नहीं है। हिमाचल में जो घटना हुई जिसमें शामली के रहने वाले जावेद कुरैशी ने कोई फोटो कुर्बानी की डाली जिसमें उनकी दुकान लूट ली गई और जावेद कुरैशी जो शामली में रह रहे थे उनको शामली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और वहां पर उनकी दुकान लूट ली गई और दुकान लूटने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसकी कोई क्लियरिटी नहीं। और मीडिया में सिर्फ चर्चा जावेद कुरैशी की एक दुकान के लूटने की है, लेकिन कुल 18 दुकानें हिमाचल के नाहन में लूटी गई हैं और 11 परिवार वहां से भागकर वापस आ गए हैं जो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। उसके बाद सहारनपुर के 2 लोग और एक जो शामली का रहने वाला था जिनकी छत्तीसगढ़ में लिंचिंग करी, 2 लोग वहीं ऑन द स्पॉट डेथ किए और एक आदमी बाद में जो है वो जिसकी डेथ जो है वो शामली वाले की डेथ बाद में 1 वीक के बाद हुई। फिर इन लिंचिंग और ये लिंचिंग के केस छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हुए, ये लिंचिंग के केस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए, फिर बुलंदशहर में अलीगढ़ के बाद हुआ और कल शाम में 2 दिन पहले मुरादाबाद में एक डॉक्टर साहब के साथ में लिंचिंग करी गई और कल शाम में जिसकी खबर आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखी होगी कि शामली डिस्ट्रिक्ट में फिर एक लिंचिंग हुई। तो ये लिंचिंग के लगातार वाकयात इस तरह से हो रहे हैं। हम लोगों ने तमाम केसेस में लिंचिंग के केसेस को डॉक्यूमेंट किया है और 90% केसों में पाया गया है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो ये समस्या है। दूसरा जो महाज खोला गया वो खोला गया बुलडोजर जस्टिस का। मध्य प्रदेश के मांडला में, उज्जैन में और जावरा जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर लगातार बुलडोजर चलाए गए। कहीं कोई बेसिक एफआईआर के बाद लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला दिए गए और बुलडोजर ऐसे चलाए गए कि जावरा में नौशाद और शाहरुख 2 लोगों को अरेस्ट किया गया और
उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनके परिवार को अंदेशा था और वो अपने मकान के लिए इंदौर हाई कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया और हम लोग उनके बिहाफ पे इंदौर हाई कोर्ट गए। 12:30 बजे हम लोगों को ऑर्डर हाथ में लगा स्टे का कि कोई भी मकान नहीं गिरना चाहिए, लेकिन पुलिस ने और म्युनिसिपल कारपोरेशन ने बैक डेट की नोटिस चिपकाई घर में, उसका वीडियो डाला और उसके बाद 1 घंटे के अंदर बुलडोजर से मकान तोड़ दिया। अब मकानों की पहली बात तो ये कि अगर बुलडोजर से ही जस्टिस डिलीवर करना है तो अदालतों की कोई जरूरत नहीं, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। और अगर आप उसी आदमी को पनिश कर रहे हैं तो जो 2 केसेस मैंने आपको जावरा के बताए उसमें एक आदमी, दोनों लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। जो शाहरुख जो आरोपी है, उस आरोपी के मामले में उसकी दादी का मकान था और उसके पिता जो है वो 4 भाई थे और चारों का परिवार उस मकान में रहता था, वो मकान तोड़ दिया गया। नौशाद का जो मकान तोड़ा गया उसके मकान में 3 भाई थे और मकान उसकी मां के नाम था। तो पहली बात तो ये कि आपको बुलडोजर का राइट किसने दिया, एक अपने आप में डिबेट है। लेकिन अगर आप उसी को भी पनिश करना चाहते हैं तो ज्वाइंट फैमिली में जिसके नाम मकान नहीं है, जो उस मकान में सिर्फ एक आदमी रह रहा है 20 लोगों में से, आप उसको लगातार पनिश कर रहे हैं। फिर इसी की तरीके से लगातार कम्युनल वायलेंस के केसेस हुए। जिस दिन नतीजे आए उसके तीसरे दिन तेलंगाना में हैदराबाद से 1 घंटे दूर मेडक में कम्युनल वायलेंस करे गए। मुसलमानों के जो एस्टेब्लिशमेंट थे, कार के शोरूम थे, मोटरसाइकिल के शोरूम थे, उनके रेस्टोरेंट थे, दुकानें थी, उनको तोड़ा गया, आगजनी करी गई और पुलिस ने दोनों पार्टियों को अरेस्ट किया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो नॉन मुस्लिम्स अरेस्ट किए गए थे, बल्कि नॉन मुस्लिम हम नहीं कहेंगे, हम उनको राइट विंग के गुंडे कहेंगे, उन लोगों को जब अरेस्ट किया गया तो वहां के जीते हुए सांसद मेडक के जो खुद वकील हैं, उन्होंने 13 लोगों की तुरंत जाके अगले दिन वकील बनकर बेल कराई। बाकी हम लोगों ने नेक्स्ट डे लोगों की बेल कराई, क्योंकि ज्यादातर कम्युनल वायलेंस में इनोसेंट लोग होते हैं और हम सब ये मान के चलते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रूव नहीं होती तब तक हम सब इनोसेंट है। जैसा कि हिमाचल वाले मामले में मुजफ्फरनगर की जो लैब थी, उसने 2 दिन के बाद रिपोर्ट दिया कि वो बीफ नहीं था बल्कि भैंस का गोश्त था, जिसकी फोटो थी और जिसके बिहाफ पे उसकी दुकान लूट ली गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। या दूसरी जगह जो गोश्त के मामले हुए, जहां पर मध्य प्रदेश में कई मामले ऐसे हुए जिसमें इनिशियल एफआईआर मुसलमानों के खिलाफ करी गई और बाद में ये रिपोर्ट आई सीसीटीवी फुटेज से कि गोश्त मुसलमानों ने नहीं बल्कि राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने फेंका था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन तमाम राज्य सरकारें, चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हो, तमाम सरकारें मुसलमानों को, और जैसा कि ये बताया गया कि जो मास प्रेयर संडे की क्रिश्चियंस की होती हैं, उनकी चर्चेस की प्रेयर में जिस तरह से हमले हुए हैं, ये तमाम राज्य सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो और लार्जली भाजपा की, इन हमलों को रोकने में नाकाम रही हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पहली गतिविधि ये हो कि वो जो तमाम छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं, यानी कि जैसे बंगाल के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, बंगाल में 11 लिंचिंग के केसेस हुए हैं अब तक जब से नई सरकार चुनकर आई है। 3 दिन पहले भी एक लिंचिंग वहां पर हुई है मुर्शिदाबाद में। तो इन केसेस को मीडिया के दोस्तों के जरिए आम जनमानस पे लाया जाए और उनके साथ साथ दबाव बनाया जाए, और जहां जहां पर कानूनी मदद लोगों को चाहिए उनको हम लोग कानूनी मदद दे रहे हैं और उनके केसेस को देख रहे हैं। और जहां तक नए कानून की बात थी, 3 नए कानून की, एपीसीआर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उसके साथ साथ हमने तमाम उन राज्यों की सरकारों को भी चिट्ठी लिखी है एपीसीआर की ओर से, जो लोग सैद्धांतिक रूप से इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कि आप लोग इस पे अमेंडमेंट की बात करिए और अपने स्टेट में तब तक इंप्लीमेंट नहीं करिए जब तक कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो जाते हैं, और दोबारा से इन बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी की तरफ और रिव्यू कमेटी की तरफ भेजने की कोशिश करिए। ये जितने भी केसेस मैंने बताए हैं, छत्तीसगढ़ में कोडरमा की जो लिंचिंग हुई, या मेडक का कम्युनल वायलेंस, या पाली का कम्युनल वायलेंस, या राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के कम्युनल वायलेंस, ये सारी रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी है। आप अपने मोबाइल से अगर इसको स्कैन करेंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स आपके मोबाइल में आ जाएंगी, जिससे आपको डिटेल
मालूम चल जाएगा कि ये जो केसेस के नाम गिनाए गए हैं हमारे प्रेस स्टेटमेंट्स में, उनका डिटेल रिपोर्ट आपके पास मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं करती और ये गैरतमंद अवाम इस तरह की बात नहीं चाहता है। तो यही अपील हमारी पॉलिटिकल पार्टी से भी जो अपोजिशन में है कि जब देश की जनता इस नफरत को नहीं पसंद कर रही और वोट के अधिकार से अपनी बात कह रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है उनको ये बात कहनी चाहिए और जो सरकारें चला रही हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि नफरत की राजनीति लंबी नहीं चलेगी।